से ईरान कदम खींच लेगा, अपने परमाणु ठिकाने पर हमले को सहन कर जाएगा और सेना के चोटी के कमांडरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या पर चुप रह जाएगा। CNN ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के हमले को देखते हुए इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कात्ज बंकर में चले गए हैं। इस्राएल ने ईरान पर हमला कर उसके सैनिक नेतृत्व को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसी दिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है कम भयावह नहीं। भले ही ईरान की वायुसेना मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से इस्राएल को डरा तो दिया ही होगा। ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के 2 लड़ाकू F-35 विमान मार गिराए गए हैं और एक महिला पायलट को भी हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस खबर की सच्चाई इस लड़ाई को कैसे प्रभावित करती है। इस्राएल ने इन खबरों को नकार दिया है। ईरान के साथ इस इलाके में कोई नजर नहीं आता, लेकिन इस्राएल के साथ दुनिया की सारी शक्तियां खड़ी हैं। खुद ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अमेरिका बनाता है और इस्राएल के पास उसके काफी सारे हथियार हैं, चलाना भी जानता है। ईरान भी यही कहता है कि इस्राएल अपने दम पर नहीं, अमेरिका के दम पर खड़ा है। ईरान के सामने उसके भविष्य का सवाल है, वह बचेगा तो क्या इस्राएल का गुलाम बनने के लिए, या मिटेगा तो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए। हर कोई मानता है कि ईरान इस्राएल की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन 13 जून की रात ईरान इस्राएल पर भारी पड़ता नजर आया। लेकिन अपने अस्तित्व के मिट जाने के खतरे के बीच ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, इस युद्ध को वीडियो गेम समझकर देखने वालों को अपने हौसले से दहशत में उसने डाल दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि इस्राएल के बर्बर शासन के हमले में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों, नागरिकों और निहत्थे बच्चों की मौत हो गई। उस हमले के जवाब में हमने इस्राएल के खिलाफ एक आक्रामक और सटीक जवाबी हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दर्जनों ठिकानों पर हमले किए गए, इनमें सैन्य ठिकाने और एयरबेस भी शामिल हैं। इस्राएल के हमले का नाम ऑपरेशन लायन रखा गया है। इन तस्वीरों की रनिंग कमेंट्री से आप जिंदगी की बसावट को मलबे में बदलते देख रहे होंगे, मिसाइलें आती हुई गिरती हुई देख रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों में दुनिया के ग्लोबल नेताओं की दोहरी चाल को भी देखिए कि कैसे युद्ध को आत्मरक्षा का नाम देकर इस्राएल 2 साल से हमला किए जा रहा है। ईरान ने इस्राएल की रक्षा कवच को इस बार भी भेद दिया। इस पर बात हो सकती है कि क्या ईरान लंबे समय के लिए इस्राएल पर हमला कर सकेगा, लेकिन अपने चोटी के कमांडरों की हत्या के बाद उसके पास इस युद्ध के अलावा क्या बचा था। इस्राएल ने ईरान ने इस्राएल पर हमला कर अगर किसी को एक्सपोज किया है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, उनके साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी एक्सपोज हो गए हैं। 30 मई को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर हम यह मान लें कि इस्राएल को कुछ भी करने का अधिकार है तो बाकी दुनिया के सामने हमारी कोई साख नहीं रह जाएगी। मैक्रों ने कहा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका और यूरोप इस्राएल को फ्री पास दे रहे हैं, यानी कुछ भी करने की छूट देते हैं। इस भाषण में मैक्रों ने 12 बार कहा कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही इस्राएल ने ईरान पर हमला किया, मैक्रो अपनी यह बात भूल गए और इस्राएल की आत्मरक्षा की बात करने लगे। अब बयान दे रहे हैं। फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बार बार निंदा की है और इस दिशा में सारे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इस संदर्भ में फ्रांस इस्राएल की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है। इलाके में स्थिरता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए मैं सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं और टकराव कम करने की बात करता हूं। हम मानते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक फिलिस्तीनी स्टेट को स्वीकार्यता के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अखबारों में इन्हीं ग्लोबल लीडर को हीरो की तरह दिखाया जाता है और आपके भीतर चाहत पैदा की जाती है कि आपके मोहल्ले का नेता भी इनकी तरह का ग्लोबल हो जाए। अब आइए राष्ट्रपति ट्रंप की बात करते हैं। अमेरिका ने पहले कहा, इस्राएल ने एक तरफा फैसला किया, ईरान पर हमला कर दिया। फ्रांस ने 30 मई को कहा इस्राएल को फ्री पास नहीं दे सकते, लेकिन जब इस्राएल ने फ्री पास लेते हुए ईरान पर हमला किया तब फ्रांस ही पलट गया। अमेरिका मुकरने का नाटक करने लगा। अब तो इस नाटक से भी पर्दा उठ गया है। अमेरिका का एक अखबार है न्यूयॉर्क पोस्ट, इसकी हेडलाइन देखिए। ट्रंप ने इस अखबार से कहा है कि उन्हें तारीख भी मालूम थी कि इस्राएल कब हमला करेगा। उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि अगर ईरान जल्द ही इस डील के लिए नहीं माना तो इस्राएल हमला कर देगा। मुझे तारीख पता थी क्योंकि मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने उन्हें 60 दिन दिए, आज 61वां दिन है। नेतन्याहू ने भी कहा कि अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दे दी गई थी। तो क्या ट्रंप को पता था कि ईरान के जिन प्रतिनिधियों से अमेरिका डील की बात कर रहा है उनकी हत्या की जाने वाली है?
जब तारीख का पता था तब सारा प्लान भी पता होगा। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें सब पता था। क्या ट्रंप को यह भी पता था कि इस्राइल उनकी ही डील पर पानी फेरने वाला है और वे देखते रहेंगे? तब ट्रंप ने डील के नाम पर 5 दौर की बातचीत क्यों की? ट्रंप ने फिर क्यों अपने बयान में कहा कि डील में शामिल सारे कट्टरपंथी मार दिए गए हैं? इसकी भी परवाह नहीं की कि दुनिया उनके ही इस बयान को दोबारा पढ़ सकती है, जिसमें वे कह रहे हैं कि ईरान के कुछ कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बोला, लेकिन उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है। वे सभी अब मारे जा चुके हैं और यह स्थिति आगे और बिगड़ने वाली है। पहले ही बहुत सी मौतों और बहुत सी तबाही हो चुकी है, मगर अभी भी वक्त है कि इस नरसंहार को रोका जा सके। आने वाले हमले पहले ही प्लान किए जा चुके हैं और इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप के बयान दोधारी तलवार की तरह हैं। इस्राइल के हमले की निंदा नहीं करते, विनाश और मृत्यु की बात करते हैं और इस्राइल हमला ना करे इसकी जिम्मेदारी ईरान पर डाल देते हैं। मतलब इस्राइल को नहीं रोक सकते, उसे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, बस ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान को डील करने का चांस दिया जा रहा है। अमेरिका का एक चैनल है ABC, इससे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर इस्राइल का हमला एक्सेलेंट था, आगे बहुत से हमले होने वाले हैं। कोई हमला एक्सेलेंट कैसे हो सकता है? साफ है कि अमेरिका इस्राइल के साथ है। वो इस्राइल के हमले की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि हमले को एक्सेलेंट बता रहा है। भारत में लोग कह रहे हैं ट्रंप की बात इस्राइल नहीं मान रहा, यूक्रेन नहीं मान रहा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, ईरान इस्राइल के बीच जंग जारी है। भारत क्यों इतनी जल्दी फोन आते ही सीज फायर के लिए तैयार हो गया? ट्रंप ने तो 13 बार कह दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच डील की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोल ही नहीं पाते। तो क्या ट्रंप का वो नंबर डिलीट हो गया है जिससे फोन कर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया? कम से कम उसी फोन से ईरान को भी डायल कर देते और इस्राइल को भी मिला देते। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की वजह समझ नहीं आती। कांग्रेस हर दिन यह सवाल करती है और कोई जवाब नहीं आता। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने कहा था वे एक शांतिप्रिय राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। इसी साल फरवरी में जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन आए, तब ट्रंप ने कहा कि वे मुझे कभी भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। क्या इसी के लिए ट्रंप को शांति का पुरस्कार दिया जाए? वैसे शांति पुरस्कार तो ओबामा को भी दिया गया, जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने न जाने कितने देशों पर हमला किया। मांगने की भी क्या जरूरत है? मार्केट से एक मेडल ले आइए और उस पर नोबेल पुरस्कार लिख दीजिए, कौन विरोध करेगा? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री मोदी तो इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, हो सकता है बधाई भी दे दें। वैसे भी ट्रंप ने 40 करोड़ लेकर नागरिकता देने का एक गोल्ड कार्ड जारी किया है। इसी तरह का नोबेल शांति कार्ड भी जारी कर सकते हैं। They will never give me a Nobel Peace Prize.